जो विधायक तो बन जाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि एमएलए का क्या लॉन्ग फॉर्म है। क्या बताओगे, क्या आपको पता है एमएलए का लॉन्ग फॉर्म? मेंबर ऑफ लेजिस्लिंग असेंबली। अच्छा। ऑफ लेजिस्लिंग असेंबली। अच्छा। ऑफ लेजिस्लिंग असेंबली। अच्छा। अगर वो कोई भी प्रतिनिधि बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना हूं, क्या जनता का नहीं तो किसका काम करोगे? नमस्कार दर्शकों, मैं नितेश बाबू आप सभी का बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत करता हूं। दर्शकों, हम आज उपस्थित है गोंदिया जिले के आमगांव देवरी सालेकसा विधानसभा में। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर प्रिय पूर्व विधायक संजय पुराम उपस्थित है। हम इनसे आज बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार। क्या बताओगे, हम अभी हमारे दर्शकों के साथ लाइव जुड़े हैं। क्या बताओगे, अभी भारत वर्ष में राम मंदिर का मुद्दा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग ऐसा कहना है और माना जाए, कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो राम मंदिर वाला मुद्दा है वह मुद्दा राजनीति से जुड़ा है। अगर बीजेपी को जीतना है तो राम मंदिर का मुद्दा लाओ, ऐसा विपक्ष कह रहा है। इस पर आपके क्या विचार? पहली बात तो यह है कि ये भारत भूमि ही देवी देवताओं को मानने वाली भूमि है। यहां राम हुए, यहां शंकर भगवान हुए, यहां विष्णु हुए, ब्रह्मा हुए, कृष्ण हुए, तुकाराम महाराज हुए, एकनाथ महाराज हुए। ये देवी देवताओं की और संतों की भूमि है। और इस देवी देवता और संतों की भूमि में अगर भगवान का मंदिर अगर बनता है तो इसमें राजकारण के क्या मुद्दा हो सकता है? हम अपने घर में भगवानों की पूजा करते थे। जब सबको पता है कि अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है तो हुआ है, और जब हुआ है तो वहां राम मंदिर होना चाहिए। तो आज राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। 22 जनवरी को उसका लोकार्पण भी होने वाला है। और जो हमारे भारत देश की आस्था है प्रभु श्री राम, उस आस्थे को लेके अगर पक्ष विपक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी को टारगेट अगर करती है तो वो उनका लुकआउट है। लेकिन हम तो भारतीय जो संस्कृति हमारी, इस भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना ही हमारी जवाबदारी है सबकी। प्रिय ग्राहकों, आपकी सेवा में सदैव तत्पर। दोपहिया वाहनों की रिपेयरिंग करने का एकमात्र स्थान मतलब गोंदिया के मामा चौक पर स्थित सुप्रसिद्ध परमात्मा एक टू व्हीलर रिपेयरिंग सेंटर। पता: परमात्मा एक टू व्हीलर रिपेयरिंग सेंटर, मामा चौक, बिसेन पेट्रोल पंप के बगल में। संपर्क करें नितेश काप से 9922078079 पर। आप पूर्व विधायक थे आमगांव देवरी विधानसभा के, और कई लोगों की आपसे बहुत अपेक्षा है। अभी भी देखा जाए तो आपके पास कई लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके कि सर हमारा ये काम नहीं हुआ, हमको ये ऑफिस में यह अधिकारी रोक रहा है। आपको क्या लगता है, अभी जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जैसा उनका कहना है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे विकास काम हो रहे हैं, उनका ऐसा कहना है कि इस क्षेत्र, अभी तक के इस क्षेत्र में कोई भी विकास काम नहीं हुआ था जब से हमारी सरकार आई है, जब से हम इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तब से यह क्षेत्र जो है वह विकसनशील होने जा रहा है। इस पर आपके क्या विचार? 2014 में मैं इस क्षेत्र का आमदार हुआ। जनता ने मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। देवेंद्र जी फडणवीस साहब 2014 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 2014 के पहले इस राज्य में ऐसे अनेक रोड रास्ते हैं। मैं आमगांव देवरी विधानसभा की बात करूंगा, फिर मुरकुटो डंडारी रहे, या पालांदुर का चुमली रोड रहे, या फिर कड़ीकसा रहे, घाटटेमनी रहे, या फिर सालेकसा का रोड रहे। ऐसे अनेक गांवों में रोड रास्ते का काम नहीं हुआ था 2014 के पहले।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जैसे ही देवेंद्र जी फडणवीस साहब बने, उनके संकल्पना से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण हुआ और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण से ही 2014 से 19 तक जिन जिन गांव में रोड रास्ते नहीं थे, उस गांव के रोड रास्ते बने। दुर्दैव से 2019 में सरकार गई। अगर सरकार नहीं जाती 19 में, तो जो बचे कुचे रोड है, जो आज जिन रोडों का भूमि पूजन कर रहे हैं यहाँ के लोक प्रतिनिधि, वो 2019 में किए हुए सैंक्शन काम है, जो सिर्फ 2014 से 19 तक मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से वो काम हुए हैं। 2014 से 19 तक इस विधानसभा का मैं खुद विधायक था। आपका जो क्षेत्र है वहाँ आदिवासी क्षेत्र है और समाज में यह अभी भी वास्तविकता है कि आदिवासी लोग जो होते हैं वह कम लिखे पढ़े होते हैं, वो इलिटरेट होते हैं। तो जो अभी की जनरेशन है, आदिवासी की जो अभी की जनरेशन है, उनको एजुकेशन के बारे में क्या अवेयर करोगे, उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि वह अपनी जनरेशन को शिक्षा दिलाए? क्या बताओगे आदिवासी भाइयों को? मैं समस्त आदिवासी मेरे माता पिताओं को मैं कहना चाहूंगा, हमारा बच्चा हमारी बच्ची पढ़े करके 1972 में स्वतंत्र आश्रम स्कूल का निर्माण किया गया। आज सर्वत्र शासकीय वसतिगृह है, सर्वत्र आश्रम स्कूल है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे आश्रम स्कूल में और आश्रम स्कूल के बाद उच्च शिक्षा के लिए वसतिगृह में भेजे। हर तहसील में वसतिगृह का निर्माण हो चुका है, विभागीय स्तर पर वसतिगृह का निर्माण हो चुका है, जिले स्तर पर वसतिगृह का निर्माण हो चुका है। वहां किसी भी प्रकार के पैसे नहीं लगते एजुकेशन करने के लिए और किसी भी प्रकार का किसी की सिफारिश की गरज नहीं है। जिस बच्चे को या बच्ची को अच्छे परसेंटेज है, उनका नंबर शासकीय मुलांचे शासकीय मुलींचे हॉस्टेल में लगता है। मनचाहे हमारे लड़के लड़कियों ने पढ़ना चाहिए। क्या बताओगे, अभी जो है ठंडी के मौसम में बारिश हो रही है और किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। किसान हमारा देखा जाए तो गोंदिया भंडारा जो जिला है वह राइस सिटी के नाम से जाना जाता है पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन अभी ऐसी हालत है कि किसान को बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है, उनका जो अभी सोसाइटी रहता है उनमें वो धान देते हैं, तो उनको जो हेक्टरी 15,000 रुपए बोनस मिला था, आपको क्या लगता है उसमें इंक्रीजमेंट होना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? अभी बीजेपी की सरकार है, आपके पक्ष की सरकार है, तो आप जो वरिष्ठ नेता है उनसे क्या इस संदर्भ में बातचीत करोगे क्या? जरूर। पिछले वक्त हेक्टरी 15,000 के हिसाब से किसानों को बोनस दिया गया था। अभी भी वही पैटर्न में दिया जाएगा, ऐसा कुछ है। अभी असेंबली में हमारे मुख्यमंत्री साहब उप मुख्यमंत्री साहब वो फैसला करेंगे, लेकिन किसानों के साथ न्याय होगा, किसानों के ऊपर अन्याय नहीं होगा, क्योंकि ये किसानों की सरकार है। और इसलिए निश्चित तौर पर आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जहां जहां किसानों का नुकसान हुआ है वहां वहां के पंचनामे हो गए हैं और जो नुकसान भरपाई है वो शासन स्तर से जरूर किसानों को भरपाई मिलेगी। क्या बताओगे, आपके क्षेत्र में दो ऐसे स्पॉट है जहां लोग घूमने आते हैं, जहां लोग इंटरटेनमेंट करने आते हैं। एक है हाजरापाल और एक है ढासगढ़, बरोबर? तो उसके डेवलपमेंट के लिए आपके क्या प्रयास है? 2014 में जब मैं विधायक बना तो मेरे सामने उसके पहले 2014 के पहले मैंने कचारगढ़ के पास वाला हाजरापाल और चिचगढ़ के पास जो है ढासगढ़, ये दोनों अलग अलग तहसील में है। ढासगढ़ ये देवरी तहसील में आता है और हाजरापाल ये सालेकसा तहसील में आता है। तो मेरा संकल्प था कि जिस दिन मैं इस क्षेत्र का विधायक बनूंगा उस दिन निश्चित तौर पे इसका डेवलप करूंगा। डेवलप करने का मेरा
दो उद्देश्य है। एक तो दूर दूर से वहां पर्यटक देखने आएंगे, जब पर्यटक देखने आएंगे तो कुछ खरीदी करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करने के लिए वहां आते हैं। तो ये सब कब होगा? जब मैं उसका डेवलप करूंगा, विकास करूंगा। इसलिए पहले विकास किया हाजरा फाल का और ढासगढ़ का। आज हजारों के संख्या में वहां पर्यटक आते हैं। कोई भजिया बेचता है, कोई चाय बेचता है, कोई नाश्ता बेचता है, कोई बिस्लरी बेचता है। तो इस तरह का वहां के स्थानिक लोगों को रोजगार मिले, ये दो मेरे उद्देश्य थे। एक वहां का डेवलप, पर्यटक, और वहां के स्थानिक जो लोग हैं उनका आर्थिक सोर्स बढ़े, व्यवसाय छोटा मोटा करे। और आज ढासगढ़ में भी छोटा मोटा व्यवसाय हो रहा है, हाजराफाल में भी हो रहा है, वहां पर्यटक आ रहे जा रहे हैं। भविष्य में मुझे गोंदिया जिले में सबसे अच्छा पर्यटक ढासगढ़ और हाजराफाल को मैं बनाने वाला हूं। अभी भी मैंने इस साल ढासगढ़ को लगभग 2 करोड़ का रोड, रास्ता और कुछ वहां जो सभागृह है या पर्यटन के लिए कुछ अपन करते हैं, वैसा अपन ने और अभी मंजूर किया हूं। 1 महीने के अंदर काम को भी शुरुआत वहां हो जाएंगी। ढासगढ़ में भी अपना हाजराफाल में भी प्लान तैयार हो गया है। 2-3 दिन में मैं अधिवेशन में माननीय सुधीर भाऊ मुनगटीवार साहब, इनको मिलके वो हाजराफाल के बारे में निधि उपलब्ध करने का मैं विनती करने वाला हूं, क्योंकि हाजराफाल फॉरेस्ट में आता है और इसलिए सुधीर भाऊ मुनगटीवार के मार्गदर्शन में ढासगढ़ और हाजराफाल को विकास की गति में लेके आना, ये मेरी जवाबदारी है। क्या जैसे आपने जिक्र किया अभी कि वहाँ के स्थानिक लोगों को रोजगार मिलेगा और ऐसे आपने 2 मुद्दे बताए, तो क्या इन पर्यटन क्षेत्रों से सरकार की तिजोरी में बढ़ावा होगा? क्या सरकार को इसका कोई लाभ मिलेगा? जो सरकार का महसूल होता है उसमें कुछ इंक्रीजमेंट होगा? विषय सरकार का महसूल का नहीं है, ये पर्यटन विभाग का विषय है। पर्यटक आना, निसर्ग को देखना और उसके माध्यम से उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध होना। जो आपने विषय रखे कि उसमें महसूल का कोई बेनिफिट होगा क्या सरकार को, इसके बारे में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्यटक भी आए, ग्रामीण लोगों को, वहां के कुछ लोगों को रोजगार भी मिले और सरकार का महसूल भी बना रहे। उसके बारे में भी अपन अभी कर रहे हैं। मेरा एक लास्ट सवाल है। भारत देश माना जाता है सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, बरोबर? तो भारत देश के युवाओं को क्या आह्वान करोगे? अभी 2024 में सामने चुनाव आने वाला है और अभी जैसे कि आपने देखा हाल ही में रिजल्ट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ऐसे 3 राज्य है, तेलंगाना को छोड़ के बीजेपी की सरकार आई है। मैं महाराष्ट्र के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि बड़ी मुद्दत से इस देश का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में मिला है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में जनता ने दिया है जो खुद भी नहीं खाता, दूसरे को भी नहीं खाने देता और जो भी भ्रष्टाचार करता है उसको जेल में डालने की बात करते हैं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है। पूरे देश की युवा, पूरे देश की जनता नरेंद्र जी मोदी के ऊपर भरोसा कर रहा है, विश्वास कर रहा है और इसलिए मैं महाराष्ट्र के युवाओं से मैं अपील करना चाहूंगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर जनता ने ये साबित कर दिया कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी की और नरेंद्र मोदी जी को देश की और देश को नरेंद्र मोदी जी की ऐसी आवश्यकता है। ऐसे परिस्थिति में हमारे युवाओं ने संयम रखे, हमारे युवाओं ने संयम रखे, सावधानी बरते और ऐसा नेतृत्व को इस देश से जाने ना दे और ऐसे नेतृत्व के अंडर में हम आप सब मिलके काम करें। निश्चित तौर पे आपके मन में
आपके दिल में जो बात है वो पूरी होगी। विश्वास रखिए, मोदी जी है तो मुमकिन है। दर्शकों, आपने देखा यह थे पूर्व विधायक आमगांव देवरी विधानसभा के संजय पुरा। दर्शकों, हमने इनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। इन्होंने बताया है कि जो इनके क्षेत्र में पर्यटन जो स्पॉट है उनको यहाँ डेवलप करेंगे और अभी वह डेवलप है, लेकिन इनका यह प्रयास है कि और भी ज्यादा वहाँ लोग आए और निसर्ग का अनुभव ले और निसर्ग के साथ जिए। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर आप आने वाले दिनों में विधायक बनते हो तो जनता के लिए क्या नया करोगे? 2014 से 19 में जो मेरे हाथ से काम हुए हैं और जो बचे हुए काम हैं उसको मैं पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि यहाँ MIDC देवरी में आ चुकी है, अभी कुछ कारखाने भी आ गए हैं, तो बहुत सारे हमारे युवकों को वहां काम मिलेगा। पूरे के पूरे युवकों को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ युवकों को वहां काम मिलेगा। भविष्य में सालेकसा में भी उद्योग के हिसाब से युवाओं को रोजगार मिले, इस हिसाब से बांबू प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में बात है। भविष्य में बांबू प्रोजेक्ट भी लाने का और महिलाओं के लिए अलग अलग प्रकार का उद्योग लाके दोनों महिलाओं को और बेरोजगार युवकों को काम देने का और भविष्य में उनको न्याय देने का प्रयास मैं इस विधानसभा में, जनता ने अगर मुझे फिर से विधायक बना तो निश्चित तौर पर वो काम मैं यहाँ पर करूंगा। दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ संजय पुरा उपस्थित थे। इन्होंने बताया है कि हम भविष्य में बेरोजगारों के लिए अनेक रोजगार लाने का प्रयास करेंगे। इन्होंने यह भी जिक्र किया है कि बांबू प्रोजेक्ट के भी बारे में इनका विचार चल रहा है। दर्शकों, हम आपको इसी तरह की खबर दिखाते रहते हैं और देश के विकास के लिए हम जनप्रतिनिधियों से बात करते रहते हैं, देश के युवाओं के लिए जनप्रतिनिधियों से बात करते रहते हैं। दर्शकों, इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।